जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज की अपडेट्स में। तो दोस्तों आपके लिए आज की बहुत ही जबरदस्त और काम की खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। एक एक करके हम सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। इस्लाम छोड़कर बने हिंदू, आज से वसीम रिजवी हुए जितेंद्र नारायण त्यागी। जानिए क्या हो रही है इतनी चर्चा। गद्दार कहने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को दिया करारा जवाब, याद दिलाया ओसामा जी वाला बयान। अब सिर्फ 30 मिनट में आ जाएगी RT-PCR रिपोर्ट, कोरोना रोकथाम में मिलेगी बड़ी मदद। वोट नहीं दिया तो 350 रुपए कट जाएंगे। जानिए चुनाव आयोग के इस आदेश की हकीकत। FIR हुई दर्ज। क्या फिर पाबंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं हम? देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 21 केस। जानिए सभी अपडेट्स। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगेगी। भारत में कोवैक्सीन को आज मिलेगी मंजूरी। रेलवे में आई बम्पर भर्ती, 42 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। पीएम नरेंद्र मोदी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच दिल्ली में मुलाकात। गोरखपुर रैली से पहले सियासी चर्चाएं तेज। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 13 दिसंबर को लोकार्पण। पीएम मोदी समेत ये हस्तियां होंगी शामिल। बीजेपी ने की खास तैयारियां। चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह का बड़ा दांव पेश किया, पंजाब में जीत का प्लान। आंदोलन में किसान संगठनों को मिला कितना चंदा, कहां खर्च हुए कितने पैसे, डिटेल आई सामने। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य हेडलाइंस। आइए अब इन सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। इस्लाम छोड़कर बने हिंदू, आज से वसीम रिजवी हुए जितेंद्र नारायण त्यागी। जानिए क्या हो रही है इतनी चर्चा। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने आज इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद आज से उनका नया नाम अब जितेंद्र नारायण त्यागी हो गया है। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में आयोजित समारोह में उनका धर्म परिवर्तन किया गया। इस दौरान उनका शुद्धिकरण किया गया, उसके बाद उनका नामकरण किया गया। विवादों में रहने वाले वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन को लेकर मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए। उन्होंने इससे कुछ दिन पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। दासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति चेतनानंद सरस्वती ने यह जानकारी दी। गद्दार कहने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को दिया करारा जवाब, याद दिलाया ओसामा जी वाला बयान। जी आपको बता दें, कहा जाता है कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी हमेशा के लिए नहीं होती। एक समय था जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक ही पार्टी का झंडा थामकर उसे आगे बढ़ाने की बात करते थे। फिर एक ऐसा भी समय आया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कमल थामना ज्यादा बेहतर विकल्प लगा। आज वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। कांग्रेस हाशिए पर है और लेकिन अपनी बयानबाजी के कारण दिग्विजय सिंह अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। ऐसी ही एक बयानबाजी में दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कह दिया। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी को जवाब देते हुए कहा, मैं उनके स्तर तक नहीं गिरना चाहता जो लोग आतंकवादी ओसामा को ओसामा जी कहते हैं और कहते हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। जनता ही निर्णय करेगी कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। अब सिर्फ 30 मिनट में आ जाएगी RT-PCR रिपोर्ट, कोरोना रोकथाम में मिलेगी बड़ी मदद। जी आपको बता दें, देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खौफ है, खासकर जब दिल्ली, जयपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद इसके संक्रमितों का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार इससे बचना ही है। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना, समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और जिन लोगों में लक्षण दिख रहे हैं उनका टेस्ट कराना व उन्हें आइसोलेट करना ही है। एंटीजन टेस्ट में जहां फॉल्स नेगेटिव के मामले काफी ज्यादा आते हैं, वहीं RT-PCR की रिपोर्ट आने में लंबा समय लग जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट सिर्फ 30 मिनट में आ जाएगी। यदि सिर्फ 30 मिनट में RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तो इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई और भी आसान हो जाएगी। अब तक 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट आती थी, जिसके कारण संदिग्ध संक्रमित को या तो इतने समय के लिए क्वारंटाइन करना पड़ता था या उसे घर जाने दिया जाता था। घर जाने की स्थिति में उसके इस दौरान अन्य लोगों से मिलने की आशंका बनी रहती थी, जिससे यह खतरा रहता था कि अगर वह संक्रमित निकला तो जितने लोगों से मिला है वह भी संक्रमित हो जाते थे।
वोट नहीं दिया तो 350 रुपए कट जाएंगे। जानिए चुनाव आयोग के इस आदेश की हकीकत। FIR हुई दर्ज। जी आपको बता दें, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर वोट नहीं दिया तो आपके खाते से 350 रुपए कट जाएंगे। अब चुनाव आयोग ने इस फेक न्यूज को लेकर सख्ती दिखाई है। दरअसल व्हाट्सएप पर चुनाव आयोग के नाम से मैसेज वायरल किया जा रहा है जिसमें लिखा गया है कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपके अकाउंट से 350 रुपए काट लिए जाएंगे। मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। अब मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुरू कर दी है। इस वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, चुनाव आयोग द्वारा उनके बैंक खातों से 350 रुपए काट लिए जाएंगे। क्या फिर पाबंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं हम? देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 21 केस। जानिए सभी अपडेट्स। जी आपको बता दें, दुनिया भर में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत का माहौल है। भारत में भी ओमिक्रॉन की दस्तक हो गई है। सबसे पहला मामला कर्नाटक से सामने आने के बाद अब राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। भारत में फिलहाल कोरोना के इस नए वेरिएंट के 21 मामले हैं। सबसे ताजा मामला राजस्थान के जयपुर से सामने आया है, जहाँ एक ही परिवार के 9 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसमें 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं और 5 उनके संपर्क में आए उनके रिश्तेदार हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में 7 लोग संक्रमित पाए गए। इनमें 6 केस पिंपरी और 1 मामला पुणे में दर्ज किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्र के अनुसार ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, वात्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को जोखिम वाले देशों की सूची में रखा गया है। इन सब के बीच एक बार फिर अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर देश लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की ओर बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगेगी। भारत में कोवैक्सीन को आज मिलेगी मंजूरी। जी आपको बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ के बीच बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में अब तक 5 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। दरअसल देश के दवा नियामकों ने रविवार को बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यह प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। वहीं भारत में भी बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर कोवैक्सीन की डोज जल्द लगाने की वकालत शुरू हो गई है। रेलवे में आई बम्पर भर्ती। 42 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। जी आपको बता दें, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा साउथ ईस्टर्न रेलवे में गुड्स गार्ड के विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। रेलवे ने 520 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा में उम्मीदवारों का चयन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2021 है। वहीं 42 वर्ष की आयु वाले लोग भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के लोगों को आयु सीमा में छूट भी दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच दिल्ली में मुलाकात। गोरखपुर रैली से पहले सियासी चर्चाएं तेज। जी आपको बता दें, यूपी में गोरखपुर दौरे से पहले पीएम मोदी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री और यूपी के डिप्टी सीएम के बीच मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी में बीजेपी 300 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि आज पीएम से आशीर्वाद लेने आया था। यूपी में चुनाव होना है और बीजेपी ने इसको लेकर रणनीति बना ली है। बीजेपी आगामी चुनाव में 300 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 13 दिसंबर को लोकार्पण। पीएम मोदी समेत ये हस्तियां होंगी शामिल। बीजेपी ने की खास तैयारियां। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। इस दौरान पीएम काशी के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम को बीजेपी ने जन जन तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारियों को पत्र लिख इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का निर्देश दिया है। बीजेपी ने अपने सभी सीएम, डिप्टी सीएम को बनारस में 13 दिसंबर तारीख को सपरिवार बुलाया है। अगले दिन 14 दिसंबर को पीएम के साथ बीजेपी के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक भी होगी।
चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह का बड़ा दांव, पेश किया पंजाब में जीत का प्लान। जी आपको बता दें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चल दिया है। अमरिंदर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति के बारे में बताया। उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी अपना रुख साफ किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन के लिए हमारी दो पार्टियों से बातचीत चल रही है। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की सरकार जाएगी, जनता कांग्रेस को जवाब देगी। हमारा लक्ष्य पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है और हम जीतेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस वक्त पंजाब की कांग्रेस सरकार बहुत सारी घोषणाएं कर रही है, लेकिन ये जनता के साथ एक तरह का मजाक है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने से सिर्फ 10-15 दिन बचे हैं। जो लोग हमारी विचारधारा के साथ हैं, हम उन्हें अपनी पार्टी में लेंगे या उनके साथ गठबंधन करेंगे। घोषणा पत्र के 92% वादे तो मैंने मुख्यमंत्री रहते ही पूरे कर दिए थे, अब नई घोषणाएं करके क्या होगा। आंदोलन में किसान संगठनों को मिला कितना चंदा, कहां खर्च हुए कितने पैसे, डिटेल आई सामने। जी आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने देश की दिल्ली की सीमाओं पर बीते 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन में किसान संगठनों को मिले चंदे का ब्यौरा जारी किया है। ब्यौरे के अनुसार 26 नवंबर 2020 से 29 नवंबर 2021 तक किसान संगठनों को कुल 6,35,83,940 रुपए का चंदा मिला। वहीं 6,35,00,000 रुपए से ज्यादा मिले चंदे में से किसान संगठन अब तक 5,39,83,000 से ज्यादा रुपए खर्च कर चुके हैं और अभी उनके पास 96 लाख रुपए बचे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की माने तो सबसे ज्यादा खर्च मंच बनाने और उस पर स्पीकर और लाइट की व्यवस्था करने पर खर्च हुए। लगभग 81,47,000 से ज्यादा रुपए मंच, लाइट और साउंड पर 1 साल में खर्च हो चुके हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों के नहाने और पीने के पानी की व्यवस्था करने पर किसान संगठनों ने 17,95,000 से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए हैं। किसान संगठनों की तरफ से जारी किए गए इस ब्यौरे के मुताबिक उन्होंने अब तक प्रदर्शनकारियों के इलाज और दवाइयों पर 68,57,000 से ज्यादा रुपए खर्च किए। तिरपाल, कैमरा और वाकी टाकी पर 38 लाख रुपए से ज्यादा, प्रदर्शन स्थल की सफाई पर 32 लाख रुपए से ज्यादा, लंगरों के टेंट पर 51 लाख रुपए, बारिश से बचने के लिए वाटर प्रूफ टेंट पर 19 लाख रुपए से ज्यादा, टेन शेड पर 45 लाख रुपए से ज्यादा और आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाली IT सेल पर 36 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून रद्द कर चुकी है। अब भी किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान घर वापस जाने को तैयार नहीं है। किसानों ने कई अन्य मांगे सरकार के सामने रख दी हैं। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की सभी मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं। सरकार को MSP पर कानून बनाना होगा। आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देना होगा। इसके अलावा किसानों के खिलाफ दर्ज झूठे केस वापस लेने होंगे। इसके बाद ही किसान आंदोलनकारी अपने घर वापस जाएंगे।